हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है हमारी पॉलिटी की। इससे पहले हम जो पॉलिटी की क्लास में पढ़ रहे थे उसमें नागरिकता पढ़ रहे थे। अब उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और नागरिकता को फिनिश करते हैं आज। ठीक है। हमने पढ़ा था कि भाग दो में, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग दो में क्या था, भाग दो में नागरिकता था। ठीक है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कौन कौन सा है, ये 5 से लेके 11 तक आर्टिकल के बाद आर्टिकल बताए गए हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 5 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है कि जन्म से ही जो नागरिकता मिल जाती है वो आर्टिकल 5 के थ्रू मिलती है। ठीक है, हम जन्म से भारतीय नागरिक हैं। और एक आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, तो 1948 के बाद पाकिस्तान में आए, उनको कैसे नागरिकता मिलेगी। और जो आर्टिकल 7 कहता है कि जो उस टाइम 1947 के टाइम में जो भारत से पाकिस्तान गए थे और वो कुछ टाइम बाद भारत में आते हैं, जैसे 1 मार्च 1947 से के बाद भारत में आते हैं, तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार से नागरिकता मिलती है और किस किस प्रकार से नागरिकता समाप्त होती है। तो नागरिकता मिलने के जो कितने प्रकार से नागरिकता मिलती है, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कितने हैं, 5। और समाप्ति के हैं 3 तरीके। अब ये कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो, एक तो जो पहला तरीका है वो ये है कि हम जन्म से ही नागरिक होते हैं। ठीक है, जो जन्म से नागरिकता प्राप्त होती है उसे कहते हैं नंबर 1 जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, ये तो हम इस देश में जन्मे और हम जन्म से ही नागरिकता प्राप्त हो गई, तो उसे कहेंगे जन्म के आधार पर प्राप्त नागरिकता। ठीक है। दूसरा है ये आपका अर्जित भूमि। अर्जित भूमि से मतलब ये है कि कोई भी क्षेत्र जो हमारे भारत में मिल जाता है, कोई भी विदेशी क्षेत्र हमारे भारत में जब मिलता है, हम कोई भी मतलब जब मिलाते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो हमारे देश के नागरिक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम को हमने भारत में मिलाया था, तो 1975 में जब सिक्किम भारत में मिला तो क्या हुआ, उनके लोगों को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है, तो क्योंकि सिक्किम हमारा पार्ट था नहीं पहले, जब भारत में मिला तो भारत में ऑटोमेटिक उसको नागरिकता दी जाएगी। अभी आगे भी कोई देश अगर हमारे भारत में मिलता है तो ऑटोमेटिक उनकी नागरिकता भारतीय हो जाएगी। ठीक है, तो अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता हो गई आपकी। एक हो गया आपकी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर ये वही है जो परमिट सिस्टम था 6 और 7 में, आर्टिकल 6 और 7 में नागरिकता में बताया गया था। जो परमिट सिस्टम था उसको लेके 6 6 महीने, पहले 6 महीने के लिए लोग रहते थे, फिर उनको उसके बाद नागरिकता प्राप्त होती थी। अब इसको जो बढ़ा के जो इसका टाइम हो गया है वो हो गया है 7 साल। तो 7 साल का पंजीकरण आपके पास में है, तो क्या है कि आप भारत में 7 साल के बाद नागरिकता प्राप्ति के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो क्या होता है, पंजीकरण के आधार पर अगर तुम यहाँ कितना है 7 साल, 7 साल अगर भारत में रह लेते हो और तो आप एलिजिबल हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हो कि नहीं, आप एलिजिबल हो चुके हो भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका 1 2 3 हो गया आपका। उसके बाद है आपका वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता।
ठीक है। वंश के आधार पर क्या, इसमें यह है कि अगर कोई भी इंसान विदेश में रह रहा है, विदेश में जन्मा बच्चा, जैसे कोई विदेश में जाके जन्मा, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, ठीक है, तो उसको उसके वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। और पांचवा हो गया आपका देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं। देशीकरण के आधार पर कैसे, कि अगर मान लो कोई विदेशी भारत में आता है, ठीक है, भारत में आके वो भारत में पढ़ाई करता है या भारत में किसी तरीके की रिसर्च पे आता है, उसका मन भारत में लग जाता है, अब वो कहता है मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसकी कुछ शर्तें हैं। हर किसी को तो भारत में उठा के नागरिकता नहीं दे दी जाएगी, कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी, जिस वजह से कि ऐसा कोई भी आसानी से आके नागरिकता ना ले ले। ठीक है। अब अपने इस नागरिकता के कानून को साल दर साल हम क्या मजबूत बनाते गए हैं, क्योंकि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में बना था, उसके बाद उसमें कुछ संशोधन होते गए और नागरिकता कानून को नागरिकता प्राप्ति के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा टफ बनाते गए। तो जिसको देखो वो मुंह उठा के भारत में चला आता नागरिकता लेने के लिए। ठीक है। तो क्या है कि कोई भारत में आता है और वो भारत में अब रहना चाहता है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे भारत की जो संविधान में 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से किसी एक का उसे ज्ञान लेना है ना, उन भाषाओं को सीखना है, कोई एक भाषा वो सीखे। और पहले ये टर्म था जो इसका कि कितने साल तक वो भारत में रह सकता है, मतलब रहा हो तब उसको नागरिकता मिलेगी, तो वो थे 10 साल। 10 साल वो अगर भारत में रह लेता है और कोई एक भाषा का ज्ञान है कर लेता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषाएं दी गई हैं उसका कोई एक ज्ञान उसको है एक भाषा का, तो उसको क्या होता, नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है। अब वो 10 साल को इन्होंने 12 साल कर दिया है, भारत में 12 साल हो गया है। तो वो देशीकरण के आधार पर कितने, 12 साल में 12 साल रहना और कोई एक भाषा एक भाषा का ज्ञान, कोई एक भाषा का ज्ञान, है ना, और कला संस्कृति में भी रुचि होनी चाहिए उसकी। ठीक है। तो ये हमारे है कि नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, तो उसके ये 5 पॉइंट है। ठीक है। इस तरीके से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अब नागरिकता समाप्त कैसे होती है, ठीक है। अब नागरिकता समाप्ति के कौन कौन से पॉइंट हैं, 5 से 11। नागरिकता समाप्ति, समाप्त होने के कारण कौन कौन से हैं। नंबर 1 है त्याग, नंबर 2 है आपका बर्खास्त, और नंबर 3 है आपका वंचित। ठीक है। त्याग में क्या होता है, त्याग में होता है कि जैसे कोई नागरिक भारत की नागरिकता को स्वच्छता से त्याग दे, तो अब वो किसी वजह से त्यागे, चाहे वो विदेश में जाके रहने लगे, किसी दूसरे देश में जाके रहने लगे, तो क्या होगा कि वो अगर स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को समाप्त करना चाहता है, मतलब त्यागना चाहता है, तो वो त्याग देता है और उस वजह से उसके भारत में नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो वो स्वेच्छा से त्यागे, स्वेच्छा से त्याग। ठीक है। बर्खास्त क्या होता है, जैसे कोई पागल है, कोई दिवालिया हो गया है, या किसी तरीके का कोई हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके के लोगों की नागरिकता को क्या किया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। तो क्या है, पागल, दिवालिया, या फिर देश विरोधी गतिविधि,
देश विरोधी गतिविधि करते हैं तो इनकी नागरिकता को क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो देश विरोधी, जैसे अब कोई आतंकवादी हमला कर, मतलब आतंकवादी गतिविधि कर रहा है तो देश के विरोध में हुआ ना, कोई संसद पे हमला कर रहा है ना, तो इस तरीके की गतिविधि कर रहा है, या देश का पैसा लेके भाग जा रहा है, दूसरे देश में भाग जा रहा है, तो और यहाँ से ताल्लुक तोड़ रहा है, तो इस तरीके के इंसान को क्या कर दिया जाता है, उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है वंचित। वंचित क्या होता है, वंचित वो होता है कि जैसे हमारे भारत में रह रहा था कोई, लेकिन अब विदेश में रहने लगा और विदेश की नागरिकता उसने प्राप्त कर ली। जब विदेश की नागरिकता उसने प्राप्त कर ली तो हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता का पालन करते हैं। या तो आप भारतीय हो, अगर भारतीय नहीं हो तो आप फॉरेनर हो, मतलब दूसरे देश के हो, तो हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो आप भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता से वंचित। ठीक है, तो क्या हुआ कि भारत में जो हम नागरिकता प्राप्ति के जो प्रावधान है कि किस तरीके से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, वो है 5। ठीक है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 तरीके हैं, और दूसरी बात देशीकरण के आधार पर। ठीक है, 5 तरीकों से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें नागरिकता हमारी जो खोती है, वंचित, जैसे त्याग, हमने त्याग दिया, खुद मर्जी से त्याग दिया कि हम भारत के नागरिक रहना नहीं चाहते। ठीक, या फिर हम पागल दिवालिया किसी को घोषित कर देते हैं कि ये पागल है, ये दिवालिया हो गया है, या फिर देश विरोधी कोई गतिविधि गई है तो क्या कर देते हैं, उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर देते हैं। और तीसरा ये कि कोई दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 3 और 5 तरीके समझ में आ गए, त्याग के और प्राप्ति के। ठीक है, अब इसके आगे का पढ़ते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें कि किसकी नागरिकता समाप्त हो चुकी है अभी। जैसे हमारे भारत के, आपने सुना होगा नीरव मोदी, ये सब लोग पैसा ले लेके भारत का भाग गए बाहर, विदेशों में रह रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ अच्छी है, भारत की नागरिकता तो जाएगी, उनके पास तो इतना पैसा था, उन्होंने विदेशों में जमा किया था। अब वो किस लिए जमा किया था, इसी दिन के लिए जमा किया था कि जिस दिन छोड़ के भागेंगे, विदेश में आराम से एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, फर्क पड़ा है भारत का पैसा लेके जो भागे हैं, भारत को फर्क पड़ा है, हम लोगों को फर्क पड़ा है, हमारा पैसा लेके भागे हैं ना, तो उनको क्या फर्क पड़ा, वो आराम से ऐश की जिंदगी दूसरे देश में जी रहे हैं। ठीक है, वहाँ कमा रहे हैं, वहाँ ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हैं, तो इनकी नागरिकता को भारत में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने किस तरीके से क्या क्या हमने नागरिकता में पढ़ा है। ये होते हैं नोट्स बनाने के पॉइंट। ठीक है, तो नागरिकता हमें कहाँ से प्राप्त हुई, नागरिकता का जो मतलब हमने जो लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में 5 से 11 तक, वो कहाँ से लिया है, वो लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। ठीक है, ठीक है, और भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में नागरिकता कैसी है, इकहरी। ठीक है, इकहरी नागरिकता है। ये हो गया 1.2 एंड तीसरा। अब नागरिकता प्राप्ति के नियम कितने
5। चौथा है समाप्ति के कितने हैं? 3। 3 नियम है। नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त होगी? 3 प्रकार से। नागरिकता को कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद में ये बताया गया है। कौन सा भाग है? भाग कौन सा है? 2, भाग 2 में। ठीक है, और क्या क्या है इसमें? और भी बहुत कुछ है। हाँ, पहला है और भी है इसमें, जैसे कि 7वां आपका हो गया पहला अधिनियम कब आया? पहला अधिनियम कब आया? 1955 में। पहला संशोधन कब हुआ? संशोधन, ठीक है, संशोधन कब हुआ? ये हुआ था 1986 में। ठीक है, पहला संशोधन हुआ था। और किस मंत्रालय से परमिशन लेना पड़ती है नागरिकता के लिए? कौन सा मंत्रालय नागरिकता के लिए जिम्मेदार है? वो है आपका गृह मंत्रालय। ठीक है, ये हमारा आज का नागरिकता का जो टॉपिक था वो यहाँ तक अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि पासपोर्ट, वीज़ा और या फिर OCI, NRI, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसी में पढ़ लेते हैं, ये क्या होते हैं और किस किस आधार पे नागरिकता मिलती है वो भी पढ़ लेते हैं। नागरिकता नहीं मिलती, मतलब किस किस आधार पर और क्या क्या होता है। जैसे आज अभी हम पढ़ेंगे NRI, ठीक है, OIC के बारे में। ओवरसीज इंडियन होते हैं, जो ओवरसीज इंडियन कौन होते हैं? OCI होता है, OIC नहीं होता। OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। NRI क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ठीक है, पढ़ लेते हैं। एक होता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। कैसे? NRI कौन होते हैं? हमने पढ़ा आर्टिकल 8 के थ्रू। NRI वो होते हैं जो उनका रेजिडेंट तो इंडियन ही होता है, वो इंडिया के ही रहने वाले होते हैं, पर कमाने, खाने, पढ़ने लिखने के लिए वो क्या होते हैं? विदेशों में गए होते हैं। ठीक है, जो विदेशों में काम कर रहे हैं लेकिन अपना सारा पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, अपना रेमिटेंस। देखो, इंडिया क्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। मतलब हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाके रह रहे हैं, वहाँ कमाई कर रहे हैं, वहाँ जॉब वगैरह कर रहे हैं और सारा पैसा इंडिया में भेज रहे हैं। ठीक है, उनको कहते हैं NRI। और उनका घर परिवार सारा जो है भारत में है, पर वो सिर्फ कमाई के लिए या फिर पढ़ने लिखने के लिए, कमाई के लिए मोस्टली बाहर जाते हैं, तो वो क्या हो गए? NRI हो गए। ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में रह नहीं रहे पर इंडिया में पैसा सारा इंडिया में भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम पता है भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। हमारे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो आपका गल्फ़ कंट्रीज़ हो, चाहे यूरोप कंट्री हो, कहीं पर भी, अफ्रीका हो, सब लोग भारत में पैसा भेजते हैं क्योंकि वो वहाँ कमा रहे हैं, उनकी फैमिली तो यहाँ पर है, यहाँ पैसा भेज रहे हैं। तो हम सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाली कंट्री है। ठीक है, OCI क्या होता है? ये होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इंडिया के नागरिक तो नहीं होते हैं, ये इंडिया के नागरिक नहीं होते हैं, पर क्या होता है कि ये बड़े बड़े लोग होते हैं,
बहुत अमीर लोग होते हैं, विदेशों में जाके मतलब विदेश में जाके अपना कमाई धमाई करते होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर होते हैं, ठीक है। तो उनको इसलिए ये OCI कार्ड दिया जाता है ताकि आप हमारे देश में आओ, बिजनेस करो, या फिर मतलब हमारे यहाँ देश में आके अपना बिजनेस डेवलप करो, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और इकोनॉमी भी हमारी डेवलप होगी। इस वजह से इनको OCI कार्ड दिया जाता है, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया के ओरिजिन इंडिया के होते हैं पर वो बाहर जाके बस गए होते हैं, पर उनका ओरिजिन जो होता है वो इंडिया से ही होता है। अब 2015 में क्या किया गया, 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया, 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसको OCI में ही मिला दिया गया। OCI भी तो वही लोग होते हैं, ठीक है, इसको OCI में मिला दिया गया कि अब जैसे जिनके बाप दादाओं के पुरखों के लोगों की यहाँ क्या पुश्तें चली आ रही हैं, लेकिन वो विदेशों में सेटल हो गए, उनका कोई मतलब नहीं है इंडिया से। लेकिन क्या है कि कभी उनको बिजनेस करना है अपना, मोस्टली लोग इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ा है, तो हर कोई आना चाहता है। तो फिर उसी वजह से क्या OCI कार्ड दिया जाता है। OCI इंडियंस कहे जाते हैं, कार्ड धारक, OCI कार्ड धारक जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उनके पास इंडिया की नागरिकता नहीं होती है और उनके पास ये कार्ड होता है। इस वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि मतलब हर जगह उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो इंडियन नहीं होता है ना कि आप आए हो जितने दिन के लिए, अगर उससे एक भी दिन ज़्यादा हो गया तो आपको, मान लो आप आए दिल्ली घूमने, लेकिन आपको दिल्ली में पहले थाने में रिपोर्ट करना होगी, फिर उसके बाद अगर आपको हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद में जाके पहले थाने में रिपोर्ट करना होगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचा जाता है। तो इसको क्या हुआ, ये तो समाप्त हो गया, ठीक है। अब कौन से बचे, NRI और OCI, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ लेते हैं, इसके आगे का पढ़ लेते हैं जो कॉमनवेल्थ होते हैं। कॉमनवेल्थ सुना होगा आपने, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, वो क्या होते हैं, वो देश होते हैं कॉमनवेल्थ वाले कि जो राष्ट्रमंडल देश कहे जाते हैं। कौन से, राष्ट्रमंडल देश, ये वो देश होते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों। जो ब्रिटेन के गुलाम रहते हैं वो इन देश, एक उन्होंने क्या कर लिया, ब्रिटेन ने एक राष्ट्रमंडल बना दिया कि आप जो हमारे गुलाम रहे और इस मंडल में इकट्ठे हो जाओ, ताकि हमें ज़िंदगी भर पता रहे कि हमने इन लोगों पे, हमारे आने वाली पुश्तों को भी पता रहे कि इन लोगों पे हमने हुकूमत की थी। पर अमेरिका भी राष्ट्रमंडल का मतलब गुलाम क्षेत्र रहा, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल है, भारत शामिल हो गया। भारत को भी नहीं होना चाहिए था भाई, हम गुलामी का ठप्पा लेके ज़िंदगी भर क्यों रहे, है ना, कि हम तुम्हारे गुलाम रहे थे, कभी रहे तो रहे थे, अब हम आज़ाद हैं, अब हम इस चीज़ को लेके क्यों चले ढोए कि हम ज़िंदगी भर बताते चलें कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ऐसा थोड़ी है। तो अमेरिका इससे बाहर है, पर हम लोग इसमें शामिल हैं, भारत इसमें शामिल है। ये कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं इनके आपस में, देखते ही हो, कॉमनवेल्थ अक्सर गेम होते हैं राष्ट्रमंडल के। कॉमनवेल्थ ये वो राष्ट्रमंडल हैं जो ब्रिटेन के कभी अधीन रहे थे, ठीक है। अब हम इसी में एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, माइग्रेंट कौन होता है। माइग्रेंट दिवस कब मनाया जाता है, माइग्रेंट दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब ये 9 जनवरी को माइग्रेंट दिवस क्यों मनाया जाता है, प्रवासी दिवस जिसे कहते हैं, ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि जो हमारे गांधी जी थे अफ्रीका में रहते थे, अफ्रीका से जब भारत वापसी की थी उन्होंने, तो वो 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे, ठीक है। तो इस वजह से ही इस दिन को प्रवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी यहाँ पर आए थे, गांधी जी के ही आने के उपलक्ष्य में इस दिन को प्रवासी दिवस घोषित कर दिया गया था, ठीक है, जो आज तक हम मनाते हैं। और बहुत अच्छे हमारे लीडर थे, अगर वो इंडिया में वापस नहीं आते तो देश को एक बहुत प्यारा, जिसे हम बापू कहते हैं प्यार से, ऐसा लीडर नहीं मिलता। हमें राष्ट्रवाद का असली मतलब समझ नहीं आता, तो हमारे लिए तो बहुत प्रिय हैं बापू। कोई उनको गाली दे, कुछ कहे, वो सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, पर हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो उन्होंने किया हम सोच भी नहीं सकते, हम कर भी नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है। जो चीज़ हम कर नहीं सकते उस करने वाले को हम गाली कैसे दे सकते हैं, हम बुरा कैसे कह सकते हैं। भले उन्होंने 1% किया, भले उन्होंने
उसका आधा % ही किया, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना। तो जब हम उस चीज़ तक पहुंच नहीं सकते और करने वाले को हम बुरा कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए गांधी हमारे फेवरेट हैं और हमें सम्मान भी करना चाहिए, है ना। उनका, हमें सब भारतीयों को उनका सम्मान करना चाहिए। विदेशों में देखो, हमारे लोग जैसे विदेशों में जो रहते हैं वो आके बताते हैं कि हमने गांधी जी की वहाँ प्रतिमा बनी देखी, वहाँ गांधी जी, ऐसा फील होता है कि हम अपने ही देश में हैं। ये तो उन लोगों से पूछो जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उनको कैसा फील होता है, अपनापन फील होता है वो मूर्तियों को देख देख के। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं दूतावास। दूतावास क्या होता है? जो हमारे भारत में जैसे कोई भी देश जब किसी दूसरे देश में अपना दूतावास बनाता है तो वहाँ पर क्या अपने एक राजदूत को रखता है। ठीक है, ताकि हम, जैसे हमारा अमेरिका में है, पाकिस्तान का इंडिया में भी होगा, इंडिया का पाकिस्तान में दूतावास होगा। तो वो क्या होता है, किस वजह से होता है कि हमारे कुछ नागरिक वहाँ पर आते जाते हैं, उनके कुछ नागरिक हमारे यहाँ आते जाते हैं, तो उनकी बात रखने के लिए कोई होना चाहिए उनकी तरफ से। ठीक है, इसीलिए हर देश में हर देश के दूतावास होते हैं और वहाँ पर उनका एक राजदूत बैठा होता है। हमारे यहाँ भी जैसे IAS PCS सिलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो विदेशों में जाते हैं राजदूत बन के, बड़े बड़े अधिकारी। तो क्या होता है कि वो इसी वजह से होता है कि हमारे देश का आवागमन दोनों देशों से होता है और उनकी बात रखने के लिए वहाँ पर कोई होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं दूतावास। जैसे हमारे दिल्ली में कितने दूतावास, अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, चाइना का है, सबके दूतावास है ना। और वहाँ पर उनके उनके राजदूत बैठे हैं। तो दूतावास में जो राजदूत बैठे होते हैं ना, उस दूतावास के अंदर वो उनकी टेरिटरी होती है। वहाँ हमारी पुलिस नहीं होती, वहाँ हमारे कानून नहीं चलते, वो सब उनका अपना होता है। वहाँ पर जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है और वो किसी को मार के ना किसी की दूतावास में घुस गया, मान लो इंडिया में किसी को उसने मारा और वो उसके चाइना के दूतावास में घुस गया, तो अब हमारी इंडिया की पुलिस की हिम्मत नहीं है वो उसके अंदर जाके उनको पकड़ सके। ठीक है, वो स्वतंत्र है। जब तक वो बाहर, उनका वेट करेंगे, जब तक वो बाहर नहीं आ जाएगा तब तक उसका कोई कुछ नहीं हो सकता, वो अंदर कितने भी दिन रहे। ठीक है, इस तरीके की स्वतंत्रता होती है उनके पास अपनी। वैसे हमारा भी, अब अगर हम विदेश में हमारा दूतावास है तो हम भी उतने ही स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूतावास, राजदूत के बारे में। और फिर हम पासपोर्ट वीज़ा भी पढ़ लेते हैं कि पासपोर्ट क्यों बनता है और वीज़ा क्यों बनता है। जैसे पासपोर्ट हो गया, ये पासपोर्ट एंड वीज़ा। पासपोर्ट क्या होता है? जैसे हम अपने भारत को छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी तरीके के दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हमारे पास, जिस देश से जा रहे हैं उस देश को छोड़ेंगे तो वहाँ से पता होना चाहिए कि हमारे देश से ये नागरिक गया है। अपने देश को छोड़ने के लिए हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, कि अपने देश से निकले और वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के लिए जो वो लोग हमें परमिशन देंगे उस परमिशन को वीज़ा कहते हैं। जैसे मान लो सपोज हम इंडिया से निकले, अब हम घाना गए, हम घाना जा रहे हैं, अफ्रीकन सिटी है, अफ्रीकन कंट्री है घाना, हम घाना गए। ठीक है, तो हमें पहले इंडियन पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम घाना से वीज़ा प्राप्त करेंगे। अगर घाना वाले हमें वीज़ा दे देते हैं तो हम इंडिया को छोड़ने पे पासपोर्ट का सहारा लेंगे और वहाँ जाने के लिए, वहाँ इंटर करने के लिए वीज़ा का सहारा लेंगे। बस इतना ही फ़र्क होता है। वो वीज़ा के बदले हमसे पैसे लेते हैं। हमें जितने दिन का वीज़ा, जैसे सबसे इजी तरीके जो वीज़ा मिल जाता है, जैसे हम टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, टूर के लिए जा रहे हैं तो हमें आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। स्टडी के लिए जा रहे हैं आसानी से वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ जाके पैसे दे रहे हैं उनको, है ना। पढ़ने जाएंगे तो फीस उन्हीं को देंगे, टूरिस्ट बन के जाएंगे तो पैसा उन्हीं के पास जाएगा सारा, हमारे पास तो नहीं आ रहा ना कुछ। लेकिन जो जॉब के लिए वीज़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। जॉब के लिए वीज़ा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अब उन्हें हमें पैसा देना पड़ेगा और हम वो पैसा अपने भारत भेजेंगे, है ना। तो इस वजह से जो जॉब का वीज़ा होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और वैसे टूरिस्ट वीज़ा हो गया, स्टडी के लिए वीज़ा हो गया, ये आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पासपोर्ट और वीज़ा का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो अब हमारा नागरिकता चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसमें कुछ भी बचा होगा तो फिर देखेंगे कि आगे कुछ बचा है तो बताएंगे, पढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से तो सब फिनिश हो गया। अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मतलब कीजिए, अच्छे से, मतलब एक बार अगर पॉलिटी आप पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आपको हल्के हल्के नोट्स बना लो।
और उसी को रिवाइज करते रहो, अच्छे से समझ के पढ़िए पॉलिटी। पॉलिटी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस आपको पढ़ना, याद ही तो रखना है, ये चीज़ ऐसे ऐसे बार बार रिवीजन करोगे याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।